हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग इंटरनेट के उपयोग के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारे उपयोग इसके बताए थे और मैंने ये भी आपको बताया था कि कुछ बिंदु आपके सिलेबस में स्पष्ट तौर पर अंकित हैं जिनको आपको डिटेल्स में देखना है। जैसे कि उसमें लिखा हुआ था कि इंटरनेट और ईमेल, सोशल मीडिया साइट्स और ई गवर्नेंस। तो ये आपके सिलेबस में स्पष्ट तौर पर अलग से अंकित हैं। साधारण बात में कहें तो यह इंटरनेट के उपयोग के अंतर्गत ही आते हैं। इंटरनेट का उपयोग हमने देखा था कि आपके बहुत सारी चीज़ों में होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है, वीडियो चैट में होता है, चैटिंग में होता है, ईमेल में होता है। बहुत सारे क्रियाकलाप आपको करने हैं, कुछ भी चीज़ सर्च करनी है तो उन सभी चीज़ों में इंटरनेट का उपयोग होता है। लेकिन यहां पर हम कुछ चीजों को डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। पिछली वीडियो में ईमेल को जानने का प्रयास किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम सामाजिक मीडिया या सोशल मीडिया को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया को समझने से पहले हम देख लेते हैं मीडिया को। जब आपको मीडिया पता होगा तभी तो आप सोशल मीडिया को समझ पाएंगे। मीडिया क्या होता है तो आप लोगों ने यदि पढ़ा हो तो हमारी किताबों में लिखा हुआ है और हमें बताया भी गया है कि हमारा जो लोकतंत्र है, जिसमें जनता का शासन है, उसके 4 स्तंभ हैं। यह पूरा का पूरा लोकतंत्र 4 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। जिस तरीके से कोई मकान होता है, उस मकान की जो आधारशिला है वो 4 स्तंभों पर खड़ा रहता है। किस पर खड़ा रहता है? 4 स्तंभों पर खड़ा रहता है। इस तरीके से मान लीजिए एक स्तंभ ये हो गया, इसका स्तंभ ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस तरीके से 4 स्तंभ होते हैं जिस पर कोई मकान खड़ा रहता है। उसी तरीके से लोकतंत्र भी 4 स्तंभों पे खड़ा हुआ है और उनमें वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो 3 स्तंभ तो आपको पता है, जैसे कि आपकी विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई। विधायिका विधान बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उन विधानों को लागू कराने का काम करती है और न्यायपालिका यह जांच करती है कि जो विधान बनाया गया था वह सही तरीके से लागू हुआ है या नहीं, और जो विधान बनाया गया था वो संविधान और कानून के सम्मत है कि नहीं। यदि वह ऐसा नहीं पाया जाता है तो उसे असंवैधानिक या अवैधानिक घोषित करके उसे खत्म कर देती है। तो न्यायपालिका न्याय दिलाने का काम करती है, कार्यपालिका किसी व्यक्ति के लिए ऊपर उठाने के लिए, उसका स्तर ऊपर उठाने के लिए योजनाएं बनाती है और कार्यपालिका क्या करती है? उसे लागू कराती है। तो ये तो हुए 3 स्तंभ। चौथा स्तंभ कौन सा है? तो चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया क्या करती है? मीडिया लोगों को जागरूक करने का काम करती है। मीडिया बताती है कि जो मानव हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनके वास्तविक मूल अधिकार क्या हैं। जो सरकार ने नीति बनाई है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसमें किस हद तक भ्रष्टाचार हुआ है, किस हद तक यह सही साबित हो सकती है, इसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मीडिया न्यायालय को भी बताती है कि कहां पर कौन सा घोटाला चल रहा है या कहां पर किसके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मीडिया का काम बहुत ज्यादा हो जाता है। कैसे? यह नागरिकों से सरकार को जोड़ती है, सरकार को कार्यपालिका से जोड़ती है, कार्यपालिका को न्यायपालिका और न्यायपालिका को सभी को जनता से जोड़ती है, सभी को जागरूक करने का काम करती है। इसलिए मीडिया को भी लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में मान्यता दी गई है। अब मीडिया में होता क्या है? तो मीडिया में बहुत सारी चीजें होती हैं। मीडिया के माध्यम से मनोरंजन भी होता है। मीडिया के माध्यम से जो घटनाएं घटित हो रही हैं प्रतिदिन, उनकी जानकारी भी हम तक पहुंचती है। मीडिया के माध्यम से सरकार यदि कोई योजना बनाती है तो उसकी जानकारी भी हम तक पहुंचती है। कहीं कोई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा होता है या किसी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा होता है, यदि उसमें कोई लापरवाही बरती जाती है तो उसकी जानकारी भी मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचाई जाती है। अर्थात यदि एक शब्द में बात कहें तो जो भारतीय नागरिक हैं, जो यहाँ की जनता है, उन्हें पूर्णतः जागरूक करने का काम जो करती है वो क्या कहलाती है? मीडिया कहलाती है। लेकिन मीडिया में क्या होता है? मीडिया में कुछ न्यूज़ चैनल होते हैं। मीडिया अलग अलग तरीके से काम करती है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से कार्य करती है। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया में आप जो अखबार पढ़ते हैं सुबह उठकर, वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर एक आ जाता है आपका डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप रेडियो के माध्यम से न्यूज़ को सुन सकते हैं, वहाँ की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं? टीवी के माध्यम से न्यूज़ों को सुन सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसी के एक भाग में होता है सोशल मीडिया, सामाजिक मीडिया, जिसमें सूचनाएं प्राप्त करने और प्रदान करने का काम
उस जगह के प्रत्येक नागरिक का होता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो वह उस जानकारी को विभिन्न साइट के माध्यम से, जिन्हें सोशल मीडिया साइट कहा जाता है, उसके माध्यम से अपलोड करके बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दी जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे लोगों तक जो जानकारी है बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती है। कहीं पर यदि किसी नियम का उल्लंघन हो रहा होता है, कहीं पर कोई घोटाला हो रहा होता है, कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा होता है, तो उसकी जानकारी लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। इसका उपयोग आप दिन प्रतिदिन की जिंदगी में देख भी रहे होंगे, जैसे कि आपने फेसबुक के माध्यम से देखते हैं, आप ट्विटर के माध्यम से देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट दे देता है तो उस पर क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, लोगों तक उन चीजों की जानकारी पहुंचती है। आपने देखा होगा कि जैसे अभी हाल ही में कोरोना वायरस का जो मुद्दा चल रहा था, तो कोरोना वायरस की जानकारी किस तरीके से लोगों तक बहुत आसान तरीके से पहुंचाई गई थी, लोगों को किस तरीके से वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया था, बहुत सारे मीम्स भी बनाए गए थे। तो इस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम लोग यदि करने लगें, लोग यदि मीडिया का काम करने लगें, तो उसे ही सामाजिक मीडिया या सोशल मीडिया कहा जाता है। चलिए, ये तो हमने सरल भाषा में समझने का प्रयास किया, लेकिन अब हम थोड़ा पारिभाषिक दृष्टि से देख लेते हैं कि यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा सामाजिक मीडिया, तो आप क्या लिखेंगे। तो यह है पारस्परिक संबंधों के लिए अंतर्जाल या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित आभासी समूह होता है। कैसा होता है, पारस्परिक संबंधों के लिए अंतर्जाल होता है, जिसमें एक दूसरे व्यक्ति एक दूसरे से बुने हुए रहते हैं। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई मैं दूसरे तक पहुंचा देता हूं, उसको प्राप्त हुई तो वह दूसरे तक उसे पहुंचा देता है। तो क्या होता है, अंतर्जाल होता है। साथ ही साथ अन्य मानवों द्वारा, अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित आभासी समूह होता है। यह व्यक्तियों और समुदायों को के साझा सहभागी बनाने का माध्यम होता है। व्यक्तियों को, बहुत सारे समुदायों को क्या करने का, साझा और सहभागी, एक साथ एक दूसरे का सपोर्ट करने वाला क्या होता है, माध्यम होता है। इसका उपयोग सामाजिक संबंध के अलावा उपयोगकर्ता सामग्री, वेब आधारित प्रौद्योगिकी के रूप में भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ सामाजिक संबंध बनाए जाते हैं, इसमें दोस्त बनाए जाते हैं, फ्रेंड बनाए जाते हैं, नॉर्मल सी जानकारियां शेयर की जाती हैं। इसमें उपयोगकर्ता की जो सामग्री होती है उन्हें भी शेयर किया जाता है, वेब आधारित जो प्रौद्योगिकी होती है उसे भी शेयर किया जाता है। तो इन सभी का उपयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। इसमें इंटरनेट फोरम जैसे कि वेबलॉग, उदाहरण ट्विटर आप देख सकते हैं, जहां पर आप क्या लिख सकते हैं, आप ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग का फुल फॉर्म क्या होता है, वेबलॉग होता है। आप ब्लॉग दिन प्रतिदिन की जानकारी उसमें ट्वीट कर सकते हैं। किसके माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। सहयोगी परियोजना, उदाहरण के लिए जैसे विकिपीडिया, आप किसी चीज की जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल्स जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आप विकिपीडिया के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सोशल खबर नेटवर्किंग साइट, उदाहरण के लिए जैसे डिग होता है, लेकर नेट होता है, इसके माध्यम से आप क्या है, कोई भी यदि जानकारी चल रही है, कोई भी खबर है तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक समुदाय जैसे कि यूट्यूब, आप कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं वीडियो फॉर्म में, तो आप यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसके रूप होते हैं जो अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। भूमिका देख लेते हैं कि सामाजिक जो मीडिया होती है, सोशल मीडिया होती है, उसकी भूमिका क्या है, आखिर वह किस तरीके से काम करती है। तो सोशल मीडिया से इसमें लोगों तक सूचनाओं की पहुंच को आसान बना दिया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक, जन जन तक, जिसके पास भी मोबाइल है, और चूंकि आपको पता होगा कि आज के समय में तो हर व्यक्ति के पास एक एक दो दो मोबाइल होते हैं, तो जिसके पास भी ये डिजिटल युक्ति होती है उसके पास सूचनाओं को पहुंचाना बहुत ही आसान हो जाता है सोशल मीडिया की सहायता से। इससे जनता से सरकार का जुड़ाव तथा सरकार की जनता तक पहुंच तीव्र हो जाती है। कैसे? सोशल मीडिया के माध्यम से यदि सरकार कोई योजना बना रही है, उसको लागू कर रही है, तो लोगों तक पहुंचाने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सरल तरीके से हो जाता है। साथ ही साथ यदि कहीं पर कोई अन्याय हो रहा है, कहीं पर कोई योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा है, मान लीजिए मनरेगा के अंतर्गत सड़क निर्माण की योजना निकली है कि सड़क बनानी है इस गाँव में, और यदि वहां पर वह सड़क सही तरीके से नहीं बनाई जा रही है, सही तरीके का उसमें उपकरण का उपयोग नहीं किया जा रहा है, उसमें कोई भी कोताही बरती जा रही है, तो उसकी जानकारी मीन्स के माध्यम से या किसी भी फोटो वगैरह के माध्यम से, इन साइटों के माध्यम से सरकार तक पहुंचा दी जाती है, जिससे जनता का सरकार से और सरकार से जनता का जो जुड़ाव है बहुत घनिष्ठ हो जाता है। जनता का रुझान तथा ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान सरकार को शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। जनता सरकार के विषय में क्या सोच रही है, उसका रुझान है क्या, अगली चुनाव पारी में जनता क्या सोच रही है, क्या कर सकती है,
तो उसका रुझान जनता को प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ ज्वलंत मुद्दे क्या चल रहे हैं, सरकार को कौन से ज्वलंत मुद्दों पर बात करनी है, किसके लिए योजना बनानी है, किसकी आवश्यकता ज्यादा है, उनको प्राप्त करना कहां से प्राप्त होती हैं? यह सोशल मीडिया से ही प्राप्त होती हैं। जब सोशल मीडिया के माध्यम से आप जागरूक रहेंगे, आप देखेंगे दिन प्रतिदिन कि किन मुद्दों की बात चल रही है, कौन से ज्वलंत मुद्दे वर्तमान समय में चल रहे हैं, लोगों का रुख किस तरीके से हो रहा है। जैसे वर्तमान का युग, वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। तो सरकार को इन मुद्दों के विषय में जो जागरूक करने का काम है वह कौन करता है? सोशल मीडिया करती है, सामाजिक मीडिया करती है। विभिन्न देशों में होने वाली गतिविधियों के बारे में लोगों की पहुंच आसान कौन बनाता है? तो वो भी सोशल मीडिया बनाती है। कहीं भी कोई देश में कोई घटना हो रही है तो उसे फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से यहां से वहां, एक देश से दूसरे देश भेज दी जाती है, लोगों तक पहुंचा दी जाती है। जैसे अभी वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी के द्वारा कितने सारे लोग कहां पर इससे ग्रसित हो रहे हैं, किस देश में कोरोना का संकट कितना ज्यादा बढ़ रहा है, क्या क्या इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए, किस देश ने सावधानी ना बरतने के कारण इसके क्या परिणाम भुगते हैं, उन सभी की जानकारी लोगों तक मिनटों में पहुंच जाती है। और वह पहुंचाने का काम कौन करती है? सोशल मीडिया करती है। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं, नीतियों एवं सरकार की कमियों से जनता अवगत हो जाती है। अर्थात सरकार ने कौन कौन सी लोगों के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं, उनकी डिटेल जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाती है। सरकार की क्या नीतियां हैं और उन नीतियों में क्या कमियां रह गई हैं, उन सभी की जानकारी लोगों तक, जनता तक पहुंचाने का काम सोशल मीडिया करती है। स्थानीय स्तर की घटना एवं मुद्दा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार तक पहुंचाना भी सोशल मीडिया के माध्यम से आसान हो गया है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर यदि सड़क में छोटा सा भी गड्ढा होता है तो उस गड्ढे को सीधे सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा देता है। किसके माध्यम से? सोशल मीडिया के माध्यम से। एक व्यक्ति क्या राय रखता है, उस राय को भी किसी मंत्री तक पहुंचाना होता है तो सोशल मीडिया की सहायता से वहां तक पहुंचा दिया जाता है। तो हमने देखा कि ये तो वरदान के समान दिखाई दे रहा है कि कोई भी काम है उसको कितना आसान सोशल मीडिया ने बना दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि विज्ञान जिस तरीके से वरदान सिद्ध होता है उस तरीके से अभिशाप भी सिद्ध होता है। इसी तरीके से जो सोशल मीडिया होती है, सोशल मीडिया के जिस तरीके से हमें फायदे दिखाई दे रहे हैं उस तरीके से कुछ समस्याएं, कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि हमें जो दैनंदिनी की जो चीजें होती हैं, जो जानकारी होती हैं, जो खबरें होती हैं वो तो प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग गलत तरीके से किया जाता है और गलत तरीके से करने से बहुत सारी समस्याएं भी जन्म ले लेती हैं। कौन कौन सी समस्याएं? जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक तनाव एवं अशांति पैदा हो सकती है। लोग छोटी सी बात को तूल देकर बड़ा बना देते हैं। कहीं पर कोई पुरानी तस्वीर को नवीन तस्वीर के रूप में ज्वलंत मुद्दा बनाकर उसे पेश कर देते हैं। इससे धार्मिक टकराव की भावना बढ़ती है। आपने देखा होगा कि किन्हीं किन्हीं देशों में कोरोना महामारी का इतना ज्यादा प्रकोप नहीं था जितना प्रकोप सोशल मीडिया के माध्यम से बता दिया गया था। किन्हीं मूवियों की तस्वीर लेके, वहां पर जो लाशों की तस्वीर है उसको लेके वर्तमान का मुद्दा बनाकर वहां पर सरकार की कमजोरी के रूप में उसे प्रदर्शित कर दिया गया था। इस तरीके से आप देखते हैं कि कहीं किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसे जात पात का मुद्दा, धर्म का मुद्दा बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक भड़काऊ रूप में पहुंचा दिया जाता है। कहीं पर यदि कोई जो माओ लिंचिंग की घटना होती है, वह माओ लिंचिंग की जो घटना है उसको भी बढ़ाने का काम कौन करती है? सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया करती है। कहीं पर कोई धरना हो रहा है, उस धरने को भड़काऊ रूप देने का काम भी सोशल मीडिया कर देती है। इसका उपयोग व्यक्ति, वर्ग, समुदाय, पंथ, धर्म, दल और समाज के प्रति नफरत फैलाने या संदेह पैदा करने में भी किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और कहीं से गुजर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से यदि ये फैला दिया जाता है, और ध्यान रखिएगा सोशल मीडिया में जो गलत संदेश होते हैं वह बहुत तीव्र गति से मसाला लगा लगा कर परोसे जाते हैं और उनका जो फॉरवर्ड होने का तरीका होता है बहुत तेज होता है। जैसे कि एक खबर आपने सुनी होगी कि गणेश जी ने दूध पिया, है ना। गणेश जी की मूर्ति को हर जगह जा जाके लोग दूध पिलाने लगे थे। ऐसी कोई घटना नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से क्या हुआ, इस घटना को तूल दे दिया गया और यह घटना पूरे में फेमस हो गई थी। अभी फिलहाल कुछ समय पहले आप देख रहे हैं कि माओ लिंचिंग की बहुत सारी घटनाएं हो रही थी जिसमें कहा गया था कि बच्चा चोर है, बच्चा चोर है, और उस बच्चा चोर के चक्करों में कुछ निर्दोष व्यक्तियों को भी मार दिया गया था भीड़ के द्वारा।
उसी तरीके से यदि जो गाय है, गाय की हत्या पर भी माओ लिंचिंग बहुत सारी हुई थी। कहीं कहीं पर कोई आंदोलन हो रहा होता है तो उस आंदोलन को भड़काने का काम भी किसके माध्यम से हो जाता है? सोशल मीडिया के माध्यम से हो जाता है। इसके माध्यम से आतंकवादी युवाओं को भड़काते हैं और अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाते हैं। जो आतंकवादी समूह होते हैं वो युवाओं को धर्म के आधार पर भड़काने का काम करते हैं। वह कहते हैं कि जिस तरीके से देखिए इस धर्म के साथ सरकार कितना अन्याय कर रही है, इस धर्म को कितना बढ़ावा दे रही है, हमें तो रहने के लिए यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है, हमें तो अन्य देश की तरह, अन्य देश के नागरिकों की तरह ही देखा जाता है। इस तरीके से कुछ भड़काऊ भाषण देकर उस धर्म विशेष के लोगों को भड़का दिया जाता है और आतंकवादी संगठनों में उन्हें शामिल कर लिया जाता है। किसके माध्यम से? सोशल मीडिया के माध्यम से। छोटी सी घटना को बड़ा चढ़ाकर बताने का कार्य भी सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी व्हाट्सएप का उपयोग इस माध्यम से बहुत होता है। उसमें बता दिया जाता है कि आप एक काम करिए, गरम मसाले की चाय पीजिए, ये डाल के पीजिए, काढ़ा पीजिए, वो पीजिए तो इससे कोरोना ठीक हो जाता है, ताबीज पहन लीजिए तो इससे कोरोना ठीक हो जाता है। कोरोना को वास्तविक रूप को ना समझकर उसकी अफवाहें ज्यादा फैला दी जाती हैं। कुछ समय पहले वैक्सीन को लेकर भी ऐसी ही अफवाहें फैलाई गई थीं। तो ये जो अफवाहें फैलाने का काम जो असामाजिक तत्व करते हैं वह भी बहुत तीव्र तरीके से होती हैं। व्हाट्सएप तो अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है, उसके माध्यम से लोगों को इतनी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं और वो जानकारियां कैसी होती हैं? गलत और भ्रामक होती हैं, लेकिन लोग उन पर विश्वास इतनी अधिक मात्रा में कर लेते हैं कि वह सही जानकारी को भी नकार देते हैं, वह डॉक्टरों की बातों को भी नकार देते हैं। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया का फायदा हमें हो रहा है उसी तरीके से सोशल मीडिया का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करते समय आपको ध्यान रखना है कि कौन सी न्यूज़ सही है और कौन सी न्यूज़ गलत है। तुरंत यदि आपके फ़ोन पर कोई मैसेज आ जाता है तो उस मैसेज को तुरंत ही फॉरवर्ड मत कीजिए। आप पहले उस मैसेज को समझिए कि यह मैसेज जिन स्रोतों से आया है क्या वह सही है। दूसरा, वर्तमान समय में इस मैसेज का उपयोग क्यों किया जा रहा है और इस मैसेज में जो भी बातें लिखी गई हैं वह किन तथ्यों पर आधारित हैं, वह किस हद तक सही है। जब आप इसका परीक्षण कर लें उसके बाद ही उसे फॉरवर्ड करें, वरना यदि आप बगैर पढ़े बगैर समझे उस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे तो यह जो तूल देने वाली बात हो गई, बड़ा चढ़ाकर बात हो गई, आतंकवादी संगठनों में व्यक्तियों के शामिल होने की बात हो गई, या फिर संदेह या नफरत फैलाने की भावना वाली बात हो गई, इनको बढ़ने में समय नहीं लगता है। तो क्लियर हुआ, सोशल मीडिया, सामाजिक मीडिया के जिस तरीके से हमें फायदे पता हैं तो उन फायदों का लाभ वास्तव में हमें मिल सके तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, इन समस्याओं को ध्यान में रखना होगा। बात कर लेते हैं कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट का, कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जिनके माध्यम से हम अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं और जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो वह साइट कौन कौन सी हैं? सोशल नेटवर्क शब्द का प्रयोग प्रोफेसर J.A. लर्नेस द्वारा 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में किया गया था। इसके माध्यम से कंप्यूटर या मोबाइल द्वारा इंटरनेट से जुड़कर दुनिया भर की कहीं भी स्थित लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और उनके विचारों को हम जान सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम? एक साइट होती हैं जिनमें वेब आधारित बहुत सारी जानकारियां होती हैं, बहुत सारे लोगों द्वारा जुड़ाव होता है, जिसमें इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी घटना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट की बात करते हैं तो फेसबुक सभी लोग परिचित होंगे, सभी लोग चलाते होंगे। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो फेसबुक से परिचित ना हो। यह विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। कौन सी? फेसबुक। इसकी स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है ये दोनों ही चीजें कि कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में है और ये कहां पर आता है? अमेरिका में आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कौन अकाउंट बना सकता है, कौन नहीं बना सकता, तो इसके लिए भी कुछ रूल हैं कि 13 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जिनके पास वैध ईमेल आईडी हो, ईमेल आईडी का खाता हो, वह व्यक्ति फेसबुक पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो क्लियर हुआ, जिसके पास भी ईमेल आईडी होती है वह व्यक्ति जो 13 वर्ष से ज्यादा का होता है वह फेसबुक पर अकाउंट बना सकता है। ट्विटर से भी सभी लोग परिचित होंगे। ट्वीट किया जाता है यदि हमें कोई आंदोलन करना है या कुछ भी करना है या फिर किसी पर कोई भाषण देना है या किसी पर कोई प्रतिक्रिया देनी है तो हम उस पर ब्लॉग लिख देते हैं, ट्वीट कर देते हैं। वो क्या कहलाता है? ट्विटर कहलाता है। इसका प्रारंभ 21 मार्च 2006 में जैक डॉर्मी द्वारा किया गया था।
कब? 21 मार्च 2006 में किया गया था और किसके द्वारा? जैक डॉर्मी द्वारा किया गया था। इसे माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? माइक्रो ब्लॉगिंग। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लॉगिंग क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डायरी होती है उसे ही ब्लॉगिंग कहा जाता है, जिसमें आप दिन प्रतिदिन की चीजों को लिख सकते हैं, ब्लॉग कर सकते हैं। ट्विटर में अधिकतम 140 अक्षर से 280 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 140 से 280 अक्षर तक होते हैं। यूट्यूब प्रारंभ, यूट्यूब से भी सभी परिचित होंगे क्योंकि वास्तव में जो युग चल रहा है यूट्यूब का ही चल रहा है। आप यदि ये वीडियो देख भी रहे होंगे तो शायद यूट्यूब पर ही देख रहे होंगे। यदि आपको कोई वीडियो डालनी है, कोई भी नॉलेज की जानकारी, कोई भी चीज़ आपको डालनी है, वो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक फ्री में पहुंचा सकते हैं। तो 2005 में पेपाल कंपनी के चार्ड हार्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम द्वारा यूट्यूब की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2005 में की गई थी। यह गूगल इंक कंपनी द्वारा संचालित एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जिसमें आप वीडियो बना के उसे शेयर कर सकते हैं। गूगल प्लस, तो इसकी स्थापना 15 दिसंबर 2011 में लैरी पेज और सर्गे विन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लैरी पेज और सर्गे विन के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय भी कैलिफोर्निया में है। और व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप, इससे भी आप सभी परिचित होंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट मैसेज को भी भेज सकते हैं, साथ साथ वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इसकी स्थापना 24 फरवरी 2009 में जैन क्रूम और ब्रायन एक्टन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ब्रायन एक्टन और जैन क्रूम के द्वारा 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहां पर? कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में। फेसबुक द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। किसका? व्हाट्सएप का। अब ये फेसबुक के अंतर्गत ही आता है। तो व्हाट्सएप का अधिग्रहण किसने कर लिया? फेसबुक ने कर लिया है। इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम में भी आप वीडियो, शॉर्ट वीडियो डाल सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। इसकी स्थापना 2010 में केविन सिस्ट्राम और माइक फाइगर द्वारा की गई थी। फेसबुक द्वारा 2012 में इसे भी खरीद लिया गया है। तो व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम को किसने अधिग्रहण कर लिया है? तो फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। लिंक्डइन, इसकी स्थापना 2002 में रेड हाफमैन, इल्नू ब्लू और कास्टेटिन गैवरिक द्वारा की गई थी। ये नाम याद ना रहे तो ना भी रखना, बस आप ये याद रख लेना कि कब की गई थी? 2002 में की गई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं अधिकतर का मुख्यालय कहां पर है? कैलिफोर्निया में ही है। आर्कुट, यह गूगल की सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी और 30 दिसंबर 2014 को आर्कुट को बंद कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्थापना 4 में की गई थी, गूगल की ही थी, लेकिन अब 2014 में से बंद कर दिया गया है। redifmail.com, इसकी स्थापना 1995 में अजीत बालकृष्णन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अजीत बालकृष्णन के द्वारा। कब की गई थी? तो 1995 में की गई थी। हॉटमेल, ये क्या है? ये ईमेल प्रदाता कंपनियां हैं जो कि फ्री में ईमेल प्रदान करती हैं। इसकी स्थापना 1996 में सवीर भाटिया और जैक स्मिथ द्वारा की गई थी। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि हॉटमेल और redifmail.com ये तरीके की साइटें आपसे पूछी जा सकती हैं। कूऐप, जो कूऐप है इसके संस्थापक अप्पमे राधाकृष्णन है। कौन है? अप्पमे राधाकृष्णन है। यह माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। माइक्रो मतलब छोटे तरीके से आपको यदि ब्लॉग लिखने हैं तो आप कूऐप पर लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। देश का पहला भाषा आधारित प्लेटफॉर्म है जो 4 भारतीय भाषाओं में ब्लॉग लिखने की स्वतंत्रता देता है। किसका है? भारत का है, जो 4 भाषाओं में ब्लॉग लिखने की आपको क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। और क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा हाइक, वाइवर, गूगल लेंस, सिग्नल ऐप, स्कैप, वीचैट, स्नैपचैट, वाइडू आदि सोशल मीडिया नेटवर्क साइट हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है वाइडू क्या है? तो वाइडू सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो क्लियर हो गया? हाइक, वाइवर, गूगल लेंस, सिग्नल ऐप, स्काइपी, वीचैट, स्नैपचैट और वाइडू क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया के अंतर्गत इतना ही। अब बचा हमारा लास्ट टॉपिक कंप्यूटर के अंतर्गत, जिसे कहते हैं ई गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस के साथ ही आपको बहुत सारे सरकारी पोर्टल और बहुत सारी साइट्सों के वेबसाइट्स और वेबसाइट्स के बारे में अध्ययन करना है। और इनका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, इसलिए उसको हमने एक अलग से रखा हुआ है। तो छोटी छोटी सी वीडियो है, लेकिन एक प्रॉपर क्या है, आपके टॉपिक अलग से दिए गए थे, तो इनकी जानकारी थोड़ी सी डिटेल में प्रदान करना जरूरी था, इसलिए इनके लिए हमने अलग अलग वीडियो में रखा हुआ है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे कंप्यूटर की आखिरी और अगली वीडियो में, जिसका नाम है ई गवर्नेंस।
तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।